नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 11 मार्च 2026 है। स्वागत है आपका एटोवेल डिस्कशन में। आज देखो चार इश्यूज मेनली हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इशू हम डिस्कस करेंगे द हिंदू का। देखो इंडिया के बारे में ये बोला जा रहा है कि इंडिया ने ना न्यूट्रल स्टैंड नहीं लिया इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है इसमें। तो मतलब राइट, अभी ना बहुत सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा ये बोला जा रहा है कि इंडिया हमेशा न्यूट्रल रहता है, लेकिन इस बार इंडिया न्यूट्रल नहीं रहा। तो राइटर कहते हैं इंडिया कभी न्यूट्रल नहीं रहा। डिटेल से एनालिसिस किया जाता है इस आर्टिकल में। दूसरा आर्टिकल ओबिसिटी से संबंधित है, यानी बच्चे मोटापे का शिकार हो रहे हैं, ये भी द हिंदू का आर्टिकल है। तीसरा आर्टिकल है आज डस्ट इकोनॉमी से संबंधित। डस्ट इकोनॉमी मतलब ये भी बढ़िया आर्टिकल है, इस एस्पेक्ट से हमने कभी सोचा नहीं। चौथा आर्टिकल क्या है? चौथा आर्टिकल देखो एक छोटी सी केस स्टडी है। यूएस के सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है और इंडिया के सुप्रीम कोर्ट को क्या सीखना चाहिए यूएस के सुप्रीम कोर्ट से। तो लास्ट के आर्टिकल थोड़े छोटे छोटे हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो इंडिया की ना फॉरेन पॉलिसी से संबंधित है। आप सिलेबस में ना जीएस पेपर 2 के आईआर से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आरोप ये लगता है इंडिया पे कि अभी जो गल्फ में कन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, यानी इजराइल और ईरान का वार चल रहा है, तो आरोप ये लगता है कि हमने ना एक साइड ले ली है। साइड मतलब कुछ इंटेलेक्चुअल्स ये बोल रहे हैं कि इंडिया ना इजराइल की तरफ ज्यादा टिल्ट हो गया है, जबकि इंडिया का जो कोर प्रिंसिपल था वो न्यूट्रलिटी था। लेकिन राइटर बोलते हैं क्या वास्तव में हम आजादी के बाद से लेकर अभी तक हमारी फॉरेन पॉलिसी में न्यूट्रल रहे हैं? आंसर देखो नहीं है। देखो आजादी के बाद से ही ना हमारे देश ने ये क्लियर कर दिया था कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है ना वो नॉन अलाइनमेंट की है, ना कि न्यूट्रलिटी की। आप बोलोगे सर नॉन अलाइनमेंट और न्यूट्रलिटी दोनों में डिफरेंस क्या है? फर्क देखो बहुत ज्यादा है। न्यूट्रल तो स्विट्जरलैंड जैसा देश है, कोई भी लड़ाई हो तो स्विट्जरलैंड जैसा देश ना कोई भी साइड नहीं लेता, कभी भी नहीं लेता, वो हमेशा चुप रहता है। जबकि नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि हम किसी पावर ब्लॉक के ना तो यूएसए वाले ग्रुप के, ना यूएसएसआर वाले ग्रुप के, किसी भी पावर ब्लॉक के ना गुलाम नहीं है हम साइड तो लेंगे, लेकिन मुद्दे की मेरिट के हिसाब से हम इंडिपेंडेंट साइड लेंगे, किसी के दबाव में आके साइड नहीं लेंगे। समझ रहे हो? हम साइड तो लेंगे। नॉन अलाइनमेंट का मतलब यह होता है कि हम साइड तो लेंगे, लेकिन इशू की मेरिट के हिसाब से साइड लेंगे कि किसकी तरफ जाना है। यह मतलब होता है नॉन अलाइनमेंट का। और वैसे देखो सच्चाई तो ये थी कि इंडिया ने ना अपने इंटरेस्ट के हिसाब से हमेशा साइड ली है, ना कि इशू की मेरिट के हिसाब से। इंटरनेशनल रिलेशन में इशू की मेरिट का मतलब देखो अपना इंटरेस्ट ही होता है। इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई भी देश दूध का धुला नहीं है, हमेशा याद रखिएगा। मतलब ये जो एथिक्स हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ये मोरल्स वगैरह, ये आईआर में नहीं चलते। फिर राइटर बोलते हैं कि देखो इंडिया की ना एक आदत रही है हमेशा से ना वेस्ट को ज्ञान देने की, वेस्ट को क्रिटिसाइज करने की, और उसके रीजन भी हैं। पहला रीजन ये है कि 200 सालों तक यूके ने हमें गुलाम बनाया, तो हमारे जहन में ना हमेशा एंटी वेस्ट सेंटिमेंट्स रहते थे, खास करके आजादी के बाद। फिर क्या हुआ, कोल्ड वार जियोपॉलिटिक्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, क्योंकि कोल्ड वार के दौरान ना यूएसए ने पाकिस्तान को बहुत मदद की थी। यूएसए इंडिया को क्रिटिसाइज करता था कश्मीर के इशू पे, और न्यूक्लियर पॉलिसी पे भी इंडिया को क्रिटिसाइज करता था। इंडिया को न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करने से रोकना, ये भी यूएसए का मकसद था। तो इस वजह से ना इंडिया वेस्ट को तो हमेशा क्रिटिसाइज करता था, लेकिन सोवियत यूनियन जो भी क्राइम करती उस पर इंडिया कुछ नहीं बोलता था। जैसे आप एग्जाम्पल देखो, ये जो मोरल उपदेश थे ना इंडिया की आजादी के बाद, ये सिर्फ वेस्ट के लिए थे। जब यूएसएसआर ने हंगरी के ऊपर अटैक किया, इंडिया चुप। चिकोस्लोवाकिया के ऊपर अटैक किया 1968 में, इंडिया चुप। 79 में इवन जब अफगानिस्तान में इंटरवेंशन की ना यूएसएसआर ने, तो इंडिया ने यूएन में अब्सटेन कर दिया, जबकि यूएसएसआर को क्रिटिसाइज नहीं किया। और इवन 2014 में, 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, तब भी इंडिया चुप रहा। क्वेश्चन उठता है क्यों? क्योंकि देखो हमें ना रशिया की जरूरत थी उस समय, हमें यूएसएसआर की जरूरत थी। यूएसएसआर
यूएन में ना वीटो का यूज कर लेता था और कश्मीर के इशू पे इंडिया को बचाता था। यूएसएसआर इंडिया को हथियार देता था। इवन यूएसएसआर के साथ में हमारी फ्रेंडशिप ट्रीटी भी थी। तो यूएसएसआर के सारे जो क्राइम्स थे वो इंडिया के लिए माफ थे, जबकि वेस्ट को इंडिया क्रिटिसाइज करता था। और एक और चीज, 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई ना, इंदिरा गांधी की सरकार हटी इमरजेंसी के बाद में, तो जनता पार्टी ने ना रशिया को ओपनली क्रिटिसाइज किया और ये आरोप लगाया कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस की सरकार रहती है, वो प्रो सोवियत यूनियन रहती है। और ये बात देखो आगे जाके सही भी साबित हो गई, क्योंकि जब जनता पार्टी की सरकार हटी 1980 में, इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में आई, तो उन्होंने अपने राजदूत ब्रजेश मिश्रा को भेजा और उन्होंने ना यूएन कंडेमेशन रेजोल्यूशन पे ना एब्सटेन किया। मतलब जनता पार्टी की सरकार ने रशिया को क्रिटिसाइज किया, जैसे इंदिरा गांधी की सरकार वापस आई वो फिर से प्रो सोवियत यूनियन हो गई। और जब 1979 में सोवियत यूनियन ने देखो अफगानिस्तान में इंटरवेंशन किया ना, वहां की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को बचाने के लिए, तो हमने ना इसे अटैक नहीं माना, हमने इसे यूएसएसआर का अफगानिस्तान के ऊपर अटैक नहीं माना। हमने तो ये बोल दिया कि यूएसएसआर की आर्मी वहां की सरकार को बचाने के लिए आई है। सेम तर्क 2022 में भी हमने दिया कि भाई रशिया को तो ना वेस्ट ने प्रोवोक किया है, तभी रशिया ने मजबूरी में यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है। इवन और भी केस देख लीजिए, कब कब इंडिया ने अपने इंटरेस्ट देखे, जबकि एथिक्स, मोरल वैल्यूज, उन सब पे ध्यान नहीं दिया। वियतनाम ने ना कंबोडिया के ऊपर अटैक किया था 1978 में, और एक पपेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर दी वियतनाम ने कंबोडिया के ऊपर अटैक करके। कायदे से गलत था, इंडिया को क्रिटिसाइज करना चाहिए था, लेकिन देखो इंडिया को लगा यार वियतनाम तो काम का देश है, चाइना को बैलेंस करने के लिए, जैसे चाइना इंडिया को बैलेंस करता है पाकिस्तान के थ्रू। तो इंडिया ने वियतनाम को क्रिटिसाइज ही नहीं किया हमला करने के बावजूद, तो बल्कि जो आसियान के दूसरे देश थे उन्होंने भी इंडिया को शक की निगाहों से देखना स्टार्ट कर दिया इस मूव के बाद में। इवन आप कोरियन वार का एग्जांपल लीजिए भाई, कोरियन वार में ना चाइना ने एंट्री की और एक रेजोल्यूशन आया था चाइना के एक्शन को क्रिटिसाइज करने के लिए, बट नेहरू ने ना उस यूएन रेजोल्यूशन को ब्लॉक कर दिया था। इंडिया को लगा यार कि चाइना जो है काम का देश है, हम इसके साथ में बढ़िया, उस समय की बात है 1950s की, भाई चाइना के साथ में हम बना के रखते हैं, इसलिए चाइना को कंडेम करने के लिए जो रेजोल्यूशन आया वो नेहरू ने ब्लॉक करवा दिया था। तो मतलब ये मूव हमें ना दर्शाते हैं कि इंडिया ऐसा नहीं है कि हमेशा न्यूट्रल रहा है या फिर मोरल्स या एथिक्स के हिसाब से इंडिया ने डिसीजन लिए हैं। नहीं, इंडिया ने हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजन लिए हैं। और देखो दशकों तक ने ना इंडिया ने ना मिडिल ईस्ट को दो चश्मों के फ्रेम से देखा है, एक अमेरिका वर्सेस अरब वर्ल्ड, दूसरा इजराइल वर्सेस अरब्स। लेकिन इंडिया ने कुछ एस्पेक्ट्स इग्नोर कर दिए, जैसे सुन्नी और सिया की राइवलरी, यानी एक तरफ अरब कंट्रीज, दूसरी तरफ पर्सिया यानी ईरान। इस राइवलरी को इंडिया ने इग्नोर कर दिया। दूसरी तरफ देखो इंडिया ने ना अरब मोनार्कीज वर्सेस रिपब्लिकन, दोनों के बीच में जो देश के अंदर पावर फॉल्ट लाइन्स है ना, उनको भी इंडिया ने इग्नोर कर दिया। आप एक और एग्जांपल लीजिए, सद्दाम हुसैन इराक का लीडर था, अब उसने ना कुवैत देश पे कब्जा कर लिया था 1990 में, लेकिन सद्दाम हुसैन के ना इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे थे। सद्दाम हुसैन एक सेकुलर अरब लीडर था और हम ना इराक से तेल भी परचेज कर रहे थे। तो देखो हमारे उस समय के जो फॉरेन मिनिस्टर थे ना, आई के गुजराल, वो बगदाद में गए, उन्होंने नेगोशिएट किया सद्दाम हुसैन के साथ में, और तब जाके 1.5 लाख जो भारतीय थे ना जो फंसे हुए थे उनको वापस इंडिया में लाया जा सका। अक्षय कुमार की मूवी है एयरलिफ्ट। तो वो देखो कोई मोरल चॉइस नहीं थी, कायदे से काम तो सद्दाम हुसैन ने गलत ही किया था, एक देश पे अटैक करना, कब्जा करना, वो गलत ही काम था, लेकिन फिर भी हमने सद्दाम हुसैन के साथ में रिश्ते ठीक रखे क्योंकि हमें जरूरत थी भाई। तो वो प्रैग्मेटिज्म था। आज हम जो ओपनली देखो इजराइल का साथ दे रहे हैं या फिर यूएसए का साथ दे रहे हैं, मान लो ईरान का साथ नहीं दे रहे हैं, तो उसके पीछे ना प्रैग्मेटिज्म है, इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट हैं।
क्योंकि देखो, अब ये जो गल्फ कंट्रीज है ना, गल्फ कंट्रीज यूएसए के साथ में है, ईरान के खिलाफ में है। अब यहां से हमारा ट्रेड होता है 200 बिलियन डॉलर्स का, ईरान के साथ में थोड़ी ना ट्रेड होता है। हम तेल वगैरह परचेज करते हैं गल्फ कंट्रीज से, इतना ज्यादा हैविली डिपेंडेंट है। यूएसए रशिया से तो तेल लेने नहीं दे रहा है, तो वहीं से हमें खरीदना पड़ रहा है। 90 लाख भारतीय गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, वहां पे काम करते हैं, हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रेमिटेंस मिलती है। तो हम क्या भाई हवा हवा में ईरान का साथ नहीं दे सकते ना यार, इमोशंस के चलते कि हाँ भाई बेचारा देश है ईरान, या फिर उसके साथ गलत हो रहा है। तो बोला ना मैंने, आईआर में देखो गलत सही एक ही चीज होती है, आपके इंटरेस्ट किस चीज में है। तो इंडिया के इंटरेस्ट अभी है ही नहीं कि हम ईरान का साथ दें, समझे, ये वो वाली बात है। खुद अरब कंट्रीज ने अपने इजराइल के साथ रिश्ते ठीक कर लिए हैं अब्राहम अकॉर्ड के तहत में। तो अरब कंट्रीज और इजराइल ने जब रिश्ते ठीक कर लिए हैं, तो हम इजराइल को क्या क्रिटिसाइज करें। लास्ट में कंक्लूजन में राइटर ये बोलते हैं, देखो अरब कंट्रीज के साथ में ना पहले हमारा रिलेशन इसलिए था क्योंकि उनको भी गुलाम बनाया गया था, हमें भी गुलाम बनाया गया था, तो एक सेंटिमेंट थे। बट अब ना आजादी के इतने साल बाद ना हमारी कंपल्सन है, उनके साथ में रिश्ते इतने मजबूत हैं कि हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते। नेसेसिटी है कि हाँ, हम अरब कंट्रीज को इग्नोर करके हम ईरान का साथ नहीं दे सकते। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, चाइल्डहुड ओबिसिटी इन इंडिया से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 2 हेल्थ एंड सोसाइटी से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में ना राइटर एक फेमस फ्रेज का जिक्र करते हैं, कैच देम यंग। मतलब इसका ये होता है कि आमतौर पे ना बच्चों को ये बोला जाता है कि बचपन में ही अगर अच्छी आदतें सिखा दी जाए ना, तो वो आदतें आगे तक रहती हैं। लेकिन अब ये जो चीज है ना, वो नेगेटिव रूप में सामने आ रही है। क्योंकि देखो, अच्छी आदतें तो बच्चों को नहीं पकड़ रही हैं, लेकिन शुरुआत से ही, बचपन से ही बीमारियां उन्हें जरूर पकड़ रही हैं। कौन सी बीमारियां? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे हार्ट अटैक है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है। एक समय ऐसा था, देखो ये जो डिजीज है ना, ये बूढ़ों की बीमारियां मानी जाती थी। समझ रहे हो, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज हैं जो फैलते नहीं है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, और ये बूढ़ों लोगों को ज्यादा होते हैं, ऐसा माना जाता था। लेकिन देखो आज के समय में क्या हो रहा है, छोटे बच्चों को भी ये बीमारियां हो रही हैं, और ये धीरे धीरे एक साइलेंट एपिडेमिक यानी महामारी बनती जा रही है। समझ गए। 4 मार्च को ना वर्ल्ड ओबिसिटी डे था। अब इस दिन ना एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, वर्ल्ड ओबिसिटी एटलस 2026। इस रिपोर्ट ने ना एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा सामने रखा। यह रिपोर्ट कहती है, वो बच्चे जिनकी एज 5 से 9 के बीच में है ना, ऐसे 1.5 करोड़ जो बच्चे हैं वो ओवरवेट का शिकार हैं, यानी मोटे हैं, मोटापे का शिकार हैं। और वो बच्चे जिनकी एज 10 से 19 के बीच में है, ऐसे देखो 2 करोड़ 60 लाख बच्चे जो हैं वो मोटापे का शिकार हैं। टोटल देखो 41 मिलियन यानी 4 करोड़ 10 लाख बच्चे ऐसे हैं जो हाई बीएमआई का शिकार हैं। आप बोलोगे सर बीएमआई क्या होता है? बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। ये देखो आपके वेट और हाइट का एक मैथमेटिकल रेशियो है, और ये बताता है कि अगर आप फिट हैं या फिर ओवरवेट हैं या फिर मोटापे का शिकार हैं, वो पता लग जाता है इस बीएमआई से, यानी बॉडी मास इंडेक्स से। आप इंटरव्यू दोगे तब भी ये बॉडी मास इंडेक्स जो है वो आपका काउंट होता है, मतलब मेडिकल वगैरह होता है ना इंटरव्यू के बाद में, तब ये सब देखा जाता है। फिर उसके बाद में राइटर बोलते हैं, अगर देखो यही ट्रेंड चलता रहा ना, तो 2040 में ना 2 करोड़ जो बच्चे हैं वो पूरी तरह से मोटे होंगे, और 5 करोड़ 60 लाख बच्चे जो हैं वो ओवरवेट होंगे। लगभग 12 करोड़ स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं वो किसी ना किसी क्रोनिक इलनेस का शिकार होंगे। ये देखो, अब ये डेटा उतना काम का नहीं है, देखो सही बताऊं तो भावनाएं आप समझ लीजिए बस, ये पुराने वाला डेटा तो बेशक यूज कर लो आप, लेकिन सीधा मोटापे पे क्वेश्चन आता है तो ये डेटा यूज हो सकता है। अदरवाइज सिर्फ ये लाइन भी यूज करोगे ना, 41 मिलियन चिल्ड्रन विद हाई बीएमआई, इतना एक लाइन भी बहुत है। ये 2040 की प्रोजेक्शन तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सोच के देखो, 12 करोड़ बच्चों में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अर्ली साइंस दिखेंगे,
जैसे हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, या फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, दिल की बीमारियां हैं। मतलब हाई बीएमआई होता है ना, हाई बॉडी मास इंडेक्स होता है, तो ये बीमारियां होती हैं। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन में क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर। डायबिटीज मतलब शुगर की बीमारी। और हाई हाइपर ग्लाइकेमिया मतलब इसमें क्या होता है? ब्लड में ना ग्लूकोज का जो लेवल है ना लगातार हाई रहता है। फिर हाई कोलेस्ट्रोल मतलब आर्टरीज में ना फैट डिपॉजिट हो जाता है, मतलब जो नसें हैं ना बॉडी की उसमें फैट जमा हो जाता है। MASLD मतलब कि मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीटियोटिक लीवर डिजीज। ये कैसे होता है? देखो आसान भाषा में बताता हूं। इसको ना पहले फैटी लीवर भी कहते थे। मतलब जब खाने पीने की जो आदतें हैं वो खराब होती है ना, तो वैसे वैसे ना लीवर पे ना चर्बी जमना स्टार्ट हो जाती है। पहले ये शराब पीने वालों को होता था, लेकिन आजकल ना जंक फूड खाने वालों को भी ये जो लीवर डिजीज है वो हो रहा है। समझ गए? अब ये पहले 60 साल से ज्यादा एज के लोगों को ये बीमारियां हुआ करती थी, अब 10 साल के बच्चों को भी ये बीमारियां होने लगी हैं, अर्ली साइंस दिखने लगे हैं। इसके बाद देखो रिपोर्ट में ना कंपैरेटिव एनालिसिस भी किया जाता है। जैसे इस वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 रिपोर्ट में ना ये बताया गया है चाइना का जो रैंक है सबसे ऊपर है ऐसे बच्चों के मामले में जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है, जिनका हाई बीएमआई है। 62 मिलियन बच्चे हैं जिनका हाई बीएमआई है, और 33 मिलियन बच्चे तो मोटे हैं। इंडिया में ये संख्या 41 मिलियन है जिनका बीएमआई हाई है, और यूएस में ये संख्या 27 मिलियन है जिनका बीएमआई हाई है। अब यहां पे देखो एक चौंकाने वाली बात जानते हो क्या है? अब यूएसए तो भाई एक अमीर देश है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, फिर भी हम देखो ओबेसिटी में यूएसए से आगे हैं। और ये जो मोटापा जैसी चीजें हैं ना एक टाइम में अमीर देशों की प्रॉब्लम हुआ करती थी, लेकिन आजकल ना ये प्रॉब्लम लो और जो मिडिल इनकम कंट्रीज है ना उनको भी अपने लपेटे में ले रही है। लेकिन अब जानते हैं हम रीजंस की बारे में, मतलब क्यों इंडिया में जो बच्चे हैं वो मोटे हो रहे हैं। सबसे पहले है इनसफिशिएंट एक्टिविटी। देखो आजकल जो बच्चे हैं ना वो पार्क में क्रिकेट नहीं खेलते, वो मोबाइल पे पबजी दूसरी गेमें खेलते हैं। तो लाइफस्टाइल जो है वो काफी बैठने वाला हो गया है, इसकी वजह से जो बच्चे हैं वो मोटे हो रहे हैं। दूसरा है अनहेल्दी फूड, जैसे पैकेजिंग वाला फूड है, चिप्स है, शुगर वाली ड्रिंक्स हैं। ये जो सारी चीजें हैं ना ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं और मेटाबॉलिक कंडीशंस को खराब करती हैं। फिर पुअर स्कूल मील एक्सेस, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स के कैंटीन में ना हेल्दी खाना अवेलेबल ही नहीं होता। फिर सब ऑप्टिमल ब्रेस्ट फीडिंग। अब ये पॉइंट देखो सबसे इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल ये बताता है कि देखो 1 से 5 महीने के बच्चों को ना माँ का दूध सही मात्रा में नहीं मिल रहा है। रिसर्च ये बोलती है कि जो ब्रेस्ट मिल्क में ऐसे हार्मोन्स और एंटीबॉडीज होते हैं जो देखो बच्चों के ना फ्यूचर मेटाबॉलिज्म को सेट करते हैं, लेकिन बच्चे जब ब्रेस्ट फीड करेंगे ही नहीं तो फिर देखो उनका मेटाबॉलिज्म सेट नहीं होगा और वो बड़े होके फिर मोटापे का शिकार हो जाते हैं। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन भी अच्छे देते हैं राइटर। देखो बच्चों को टारगेट करने वाले, बच्चों को ना जंक फूड खिलाने के लिए ना बहुत सारी एड्स आती हैं। अब ऐसी जो एड्स है ना वो बंद होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का जो दिमाग है वो ठीक से डेवलप नहीं होता, उन्हें अपना बुरा भला नहीं पता होता, तो ऐसी एड्स उन्हें ना दिखाई जाए। फिर है शुगर लेवी, ये कोका कोला और ये शुगर वाली ड्रिंक्स है ना इन पे टैक्स लगना चाहिए। फिर है मैंडेटरी फिजिकल एक्टिविटी, बच्चों के लिए डेली खेलना और फिजिकल एक्टिविटी स्कूल में ना कंपलसरी होना चाहिए, स्पोर्ट्स का पीरियड कंपलसरी होना चाहिए। फिर ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बोला जाता है कि वर्किंग मदर्स के लिए ना जो अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पाती उनके लिए ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए कि वो अपने इन्फेंट्स को ना कम से कम 6 महीने तक ब्रेस्ट फीड जरूर करें। फिर स्कूल कैंटीन हेल्दी होनी चाहिए, वहां पे जंक फूड नहीं मिलना चाहिए, पूरी तरह से बैन होना चाहिए जंक फूड स्कूल कैंटीन्स में। जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं और आंगनवाड़ी हैं, अब यहाँ पे मोटापे की स्क्रीनिंग जो है रेगुलर बेसिस पे बच्चों की होती रहनी चाहिए, ताकि अगर पता लगे कोई बच्चा मोटापे का शिकार हो रहा है तो उसकी आदतें सुधरवाई जा सकें। समझ गए? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया मोटापे से संबंधित। चलते आगे हैं। इसके बाद देखो ये जो आर्टिकल है ना इसमें एक केस स्टडी बताई गई है एक प्रकार से। क्या है केस स्टडी? देखो इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो अक्सर यूएसए की सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करती है।
यूएस के सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं, वर्डिक्ट हैं, वो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा ना कोर्ट भी किए जाते हैं समय समय पे। अभी यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने ना एक बढ़िया वर्डिक्ट दिया। केस का नाम था 9 इन लर्निंग रिसोर्सेज इंक वर्सेस ट्रंप। क्या था ये केस? देखो, यूएसए में ना राष्ट्रपति के पास में ना पावर होती है, वो ना टैरिफ लगा सकते हैं इंपोर्ट पर। दूसरे देशों से जो माल इंपोर्ट किया जाता है ना, उस पर टैरिफ लगा सकते हैं यूएसए के राष्ट्रपति। लेकिन वो अपने पावर्स को ना अपनी मनमर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहां विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ट्रंप ने तो आपको पता है, जानते हो, ऐसे ही किया था। मुझे ये देश पसंद नहीं है तो इसके खिलाफ 30% टैरिफ, मतलब जो उनके मन में आया वो उन्होंने किया। तो ये मामला गया यूएसए की सुप्रीम कोर्ट में। तो यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने ना यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले को ना पलट दिया कि ये गलत है, ट्रंप ने जो किया है वो गलत है। आप बोलोगे मतलब अच्छा, ये अच्छा फैसला है कि यूएसए की जुडिशरी ने ना यूएसए के एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर लिया। लेकिन देखो, उससे भी अच्छी चीज बताऊं क्या हुई है। यूएसए के 9 सुप्रीम कोर्ट जजेस ने यह फैसला दिया था, जिसमें से 6 तो ट्रंप ने ही अपॉइंट किए हैं। यूएसए में जो जजों की अपॉइंटमेंट होती है ना, वो थोड़ी पॉलिटिकल बायस्डनेस होती है। उसमें पता होता है कि ये जज रिपब्लिकन का है, रिपब्लिकन राष्ट्रपति ने अपॉइंट किया है, ये डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति ने अपॉइंट किया है, तो उनकी जो आइडियोलॉजी होती है वो बायस्ड होती है। लेकिन सोच के देखो, 9 में से 6 जजों को तो ट्रंप ने ही अपॉइंट किया था, बावजूद 6 में से 3 जो जज थे वो ऐसे थे जिन्होंने ट्रंप के खिलाफ फैसला दिया। मतलब उन्होंने अपने जमीर के हिसाब से फैसला दिया कि भाई नहीं, ये गलत है। तो इसकी काफी तारीफ हो रही है। यूएस की मीडिया यूएसए की सुप्रीम कोर्ट की काफी तारीफ कर रही है। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट की बात करें, इंडिया में भी देखो सुप्रीम कोर्ट पे ना काफी आरोप लगते हैं कि वो ना एग्जीक्यूटिव यानी सरकार के प्रेशर में काम करती है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में स्पेशल स्टेटस रिवोक किया गया था ना, तो कश्मीर में ना काफी समय तक ना इंटरनेट शटडाउन था। तो अनुराधा बसीन एक न्यूज़पेपर की एडिटर थी, वो सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने काफी लताड़ा सरकार को बोला कि भाई राइट टू इंटरनेट तो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19(1)(a) के अकॉर्डिंग। सुप्रीम कोर्ट ने माना तो सही कि राइट टू इंटरनेट जो है वो एक फंडामेंटल राइट है, बट सुप्रीम कोर्ट ने ना आदेश नहीं दिया सरकार को कि तुरंत के तुरंत आप इंटरनेट रिस्टोर करो। सुप्रीम कोर्ट चाहती तो मैंडेमस इशू कर सकती थी। मैंडेमस मतलब सरकार को कमांड कर सकती थी कि भाई इंटरनेट अभी के अभी रिस्टोर करो, लेकिन नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अनुराधा बसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सिर्फ बोल के छोड़ दिया कि इंटरनेट फंडामेंटल राइट है, जबकि एक्शन नहीं लिया। दूसरा केस देखो, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। अब इसमें क्या था, गवर्नर आपको पता है कि वो फाइल दबा के बैठ जाते हैं, साइन नहीं करते। तो ये एक प्रकार से डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने के समान है कि आप चुनी हुई सरकार जो बिल पास करवाना चाहती है उस पर साइन नहीं कर रहे हो, ये गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ना एक जबरदस्त फैसला दिया, इस पे जबरदस्त फैसला दिया। बट ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्टिकल 143 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को नलीफाई करने की कोशिश करवाई। सुप्रीम कोर्ट ने मतलब सरकार ने प्रेसिडेंट के थ्रू ना सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी ओपिनियन मांगी इस इश्यू पे, और जो एडवाइजरी ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट की आई वो थोड़ा डाइल्यूटेड थी। फैसला सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा बढ़िया था, लेकिन जब राष्ट्रपति ने इस इश्यू पे राय मांगी तो वो डाइल्यूटेड थी। तो बात देखो ये है, यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने ये दिखा दिया है कोई भी जो लीडर है वो संविधान से ऊपर नहीं है। तो हम भी देखो, हमारे देश में भी ना सुप्रीम कोर्ट को ये इस्टेब्लिश करना चाहिए कि कोई भी जो लीडर है वो संविधान से ऊपर नहीं है। इंस्टीट्यूशंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संविधान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए? तो बस एक केस स्टडी के तौर पे आप इसे यूज कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग डस्ट इकोनॉमी के बारे में है। देखो, राइटर ने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज करते हैं कि देखो भाई, दिल्ली एनसीआर रीजन में तो धुएं का बादल आ जाता है ग्रे कलर का, तो उसे बोलते हैं कि फार्मर्स ने स्टबल बर्निंग की है, इस वजह से आ गया है। लेकिन मुंबई और बेंगलुरु में भी तो ऊपर आसमान में ग्रे कलर का एक क्लाउड सा दिखता है, वो क्या है? एक्चुअल में देखो, किसानों पे आरोप लगाना आसान है। वो जो ग्रे कलर का क्लाउड आपको दिखता है ना, वो सिलिका, सीमेंट और पल्वराइज्ड अर्थ होता है। मतलब बिल्कुल जब आप जमीन खोदते हो ना, कंस्ट्रक्शन मशीनरी यूज करते हो,
तो जो मिट्टी होती है वो पाउडर में तब्दील हो जाती है, वो हवा में होती है, तो फिर वो ग्रे कलर का क्लाउड बनाती है। समझ गए? तो ये उसकी वजह से होता है। बट हमारे देश में ना आप देखोगे कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है ना, कहीं कहीं पे कोई हाईवे बन रहा है, कोई फ्लाईओवर बन रहा है, कितना कितना डिले हो जाता है। डिले हो जाता है जिसकी कीमत देखो आम जनता को चुकानी पड़ती है। हमारे देश में कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, और इवन पॉलिटिशियंस भी 50-50 किलोमीटर का रोड बनता है, इनाग्रेशन कर देते हैं, बाकी डिले होता रहता है, सर्विस रोड पे धूल जो है वो उड़ती रहती है। ये देखो कितने जो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं ओवर ड्यू हैं। 574 कितना पब्लिक का पैसा रुका हुआ है, ट्रैप में है। 3,60,000 करोड़ ये पब्लिक का पैसा, टैक्स पेयर्स का पैसा है। 2000 में ना अटल बिहारी वाजपेयी ने ना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को आपस में जोड़ने के लिए ना मतलब ऐसा हाईवे बने जो सीमलेस हो, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नाम का इनिशिएटिव लॉन्च किया था। राइटर बोलते हैं आज भी ढंग से ये चारों सिटीज ना आपस में जुड़े नहीं है। सच्चाई ये है। समझ रहे हो? बस पॉलिटिशियन रिबन काटने की जल्दी होती है उनको दिखाने के लिए कि ये रोड बन गया, बस बाकी रोड वैसा ही होता है। टोल प्लाजा, आधे अधूरे रोड पे भी टोल प्लाजा स्टार्ट कर दिया जाता है। और एनजीटी की रिपोर्ट कहती है पहले देखो जो ट्रांसपोर्ट है ना उससे सबसे ज्यादा ये एमिशन वगैरह हुआ करता था, डस्ट पार्टिकल वगैरह उड़ा करते थे, लेकिन अब तो कंस्ट्रक्शन से सबसे ज्यादा उड़ रहे हैं। समझ गए? सॉल्यूशन कहने को देखो है, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं, जिसमें बोला गया है जहां भी कंस्ट्रक्शन चल रही हो ग्रीन कर्टेन्स लगाए जाएं, विंड ब्रेक लगाए जाएं, ताकि डस्ट को फैलने से रोका जा सके। कंटिन्यूअस वाटर स्प्रिंकलिंग होनी चाहिए, मशीन की सहायता से रोड साफ किया जाए। लेकिन ये सब इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। एक मजदूर पानी का छिड़काव करता रहता है, जेसीबी से खुदाई होती है, बुलडोजर का यूज किया जाता है, छिड़काव करने के लिए एक आदमी। मतलब ये कैसे काम चलेगा? और जब डिले होता है ना तो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं होती, आमतौर पे छोटा मोटा फाइन लगा दिया जाता है, जिसे कॉन्ट्रैक्टर ना कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट मान के उसी में ऐड कर देता है, और अपना जो मुनाफा उसे कमाना होता है वो मुनाफा कमाता ही है। तो देखो हमें ना इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए, लेकिन अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज करके नहीं। और क्लीन एयर जो है ना, चूंकि सारे यूज करते हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट प्रोटेक्ट कोई नहीं करता, ये दिक्कत है। समझ गए? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया डस्ट इकोनॉमी से संबंधित। ये क्वेश्चन देखो आपको अटेम्प्ट करना है लास्ट में, जीएस मेंस का क्वेश्चन है। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।